नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका यूपी पीसीएल, TG2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल, MP PGCL, यूपी मेट्रो, सेंट्रल में आप देख लीजिए सेल, इसरो, DRDO, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जहां इलेक्ट्रिशियन से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास दी गई है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते उन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पर लिंक जोड़ दूँगा, जो कि सारे प्लेलिस्ट जोड़ दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि वो आपके वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाइक्रोम किसका एक मिश्र धातु है? सही उत्तर, जो कि इसमें निकिल 80% और क्रोमियम 20% होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि दिया गया है, नाइक्रोम डेड डैश में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। सही उत्तर, हीटर यानी हीटर कॉइल में जो होता है वो नाइक्रोम होता है। जैसे कि नाइक्रोम हीटर कुंडली यानी कॉइल में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। नाइक्रोम सामान्यतः निकिल तथा क्रोमियम का बना होता है। नाइक्रोम के अधिक प्रतिरोधी गुण के कारण ही इसे हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रचलन में लाया गया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की विशेषता नहीं है? सही उत्तर, जो कि क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र को कम करके यह अपनी तन्य शक्ति खो देता है। ये बिल्कुल मान लो आपका सही नहीं है, यानी गलत है। यहीं पर आपका पूछा गया सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर जो सही होते हैं, जैसे कि इसका उच्च स्क्रैप मूल्य है और यह चांदी के बाद अच्छा कंडक्टर होता है, जो कि तांबा, और यह वायुमंडलीय जंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। ये सारे गुण इसमें होते हैं। चलिए, एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा, किसी भी पदार्थ की तन्यता पदार्थ की रासायनिक संरचना क्रिस्टलीय गुणों पर ताप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है? सही उत्तर, जो कि नाइक्रोम की तापीय चालकता होती है 11.3 होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ को पहचानना है आपको, इसमें कौन सा है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर टंगस्टन आपका है, उच्चतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि व्याख्या सहित हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि दिया गया है आपका, दिए गए सभी विकल्पों में यदि कुचालक नहीं है तो यह सभी कहीं न कहीं चालकों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें चालकता का क्रम इस प्रकार है, जैसे कि चांदी सबसे ज़्यादा चालकता होती है, तांबा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। अतः सबसे उच्चतम प्रतिरोधकता उस पदार्थ की होती है जो कि यहाँ पर विकल्प सी में दिया गया है, जो कि जिसकी चालकता सबसे कम होती है, उसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि औद्योगिक भट्टियों जहां तापमान स्थिर होना चाहिए के तापन अवयव के लिए कौन सा पदार्थ उचित है? सही उत्तर, यूरेका राइट आंसर है। औद्योगिक भट्टियों में जहां स्थिर तापमान की आवश्यकता होती है वहां यूरेका अवयव, इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है, अर्थात जहां तापीय परिवर्तन एक हद तक सहनशीलता की आवश्यकता होती है। यूरेका वास्तव में कॉपर जो है 55% होता है और निकिल इसमें होता है 45%। इन दोनों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज कितना होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि छः सेल जो हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं 1.5 वोल्ट के हैं, तो यहाँ पर 6 सेल में जो कि एक आपका उल्टा जुड़ा हुआ है,
तो 6 सेल में आपके 2 सेल खराब हो जाएंगे, क्योंकि एक खराब होने के चक्कर में दूसरा भी सेल एक खराब कर देता है, तो बचेंगे 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, ये सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर एक सेल विपरीत होने के कारण दूसरा सेल भी खराब कर देता है एक। जैसे कि कुल सेलों की संख्या 6, श्रेणी में एक सेल विपरीत, तो प्रति सेल यहाँ पर एक इतना दिया गया जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए किस डैश पानी का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग हम करते हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दिया गया है लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्थिर बनाए रखने के लिए डिस्टिल्ड जल का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में अशुद्ध जल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। लेड एसिड बैटरी का निर्धारित वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान डैश के बराबर होता है। सही उत्तर ZIT के बराबर होता है। M बराबर ZIT आपका फार्मूला होता है। चलिए, फैराडे के विद्युत अपघटनी के 2 नियम हैं, जो कि प्रथम नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट घोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा में घोल में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा कूलाम के समानुपाती होता है, जो कि Q बराबर IT आपका फार्मूला होता है, जो कि M बराबर ZIT आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर M बराबर ZQ भी बोल सकते हैं, जो कि Q बराबर यहाँ पर IT लिख दिया गया है। अगला प्रश्न, द्वितीय नियम यानी वैद्युत अपघट्य के घोलों में से एक ही समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न वैद्युत अपघटनों घोलों द्वारा मुक्त या जमा पदार्थों की मात्रा क्रमशः उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के भार के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? सही उत्तर लिथियम सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। GI पाइप को अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है? सही उत्तर लीकेज वाले करंट को जमीन तक भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। GI पाइप को अर्थ कनेक्शन के लिए जरूरी है ताकि लीकेज करंट जमीन तक भेजा जा सके। अगला प्रश्न, GI पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? सही उत्तर जो कि 10 किलो चारकोल और 10 किलो नमक आपका होता है इसमें। GI पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा 10 किलो चारकोल 10 किलोग्राम नमक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग भूसंपर्कन के लिए किया जाता है? सही उत्तर खोखली GI यानी गैल्वेनाइज आयरन राड होलो GI राड का प्रयोग किया जाता है, जो कि खोखली GI राड इसकी लंबाई 95 सेंटीमीटर तथा व्यास इसका 19.5 mm होता है। अगला प्रश्न, पाइप भूसंपर्कन यानी पाइप अर्थिंग की स्थिति में डैश व्यास वाले GI पाइप में भूसंपर्कन स्तर यानी अर्थ वायर को ले जाया जाता है। सही उत्तर 13 mm। भूसंपर्कन यानी पाइप अर्थिंग की स्थिति में 13 mm वाले व्यास GI पाइप में भूसंपर्कन यानी अर्थ वायर को ले जाया जाता है। अगला प्रश्न, GI तारे हैं? सही उत्तर ये जंग मुक्त तारे होती हैं। GI का पूरा नाम जो होता है गैल्वेनाइज आयरन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि परत कंडक्टर को जंग से बचाती है, इसलिए GI इनामेल्ड तांबे की छड़ को हम अर्थिंग में प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जो कि प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? सही उत्तर प्लेट इलेक्ट्रोड। प्लेट अर्थिंग में प्लेट अर्थ इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड आमतौर पर जस्तीकृत तांबे से निर्मित होते हैं। कारखानों इत्यादि में से बड़ी मशीन से सुरक्षा हेतु प्रयोग में ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है DC परिपथ का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर है। सही उत्तर DC परिपथ का जो होता है यूनिटी होता है यानी इकाई होता है। चलिए
जो कि डीसी परिपथ का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, क्योंकि डीसी के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल दोनों का मान नगण्य होता है, अतः आर बराबर जेड होता है, जो कि पावर फैक्टर बराबर आर बटे जेड होता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका यूनिट होता है, एक इकाई होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ BIS यहाँ पर आपका दिया गया है। BIS के अनुसार 3 फेजों और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग डैश होते हैं। सही उत्तर लाल, पीला, नीला और काला होता है, जो कि RYB जिसे आप बोलते हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 3 फेजों में न्यूट्रल तारों के क्रमशः लाल रंग, पीला रंग और काला होते हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं, लाल, नीला, पीला, काला होते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार दिया गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पीक फैक्टर यानी पीक फैक्टर डैश का अनुपात होता है। सही उत्तर जो कि अधिकतम मान की तुलना में RMS मान होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। पीक फैक्टर जो कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के शिखर मान एवं प्रभावी मान RMS वैल्यू का अनुपात होता है। पीक फैक्टर बराबर शिखर मान बटे प्रभावी मान होता है। चलिए, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं आप। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, गति प्रेरक EMF उत्पादित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। सही उत्तर जो कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक की आवश्यकता होती है, और चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अपेक्षिक गति की आवश्यकता होती है। चलिए, गति प्रेरित EMF फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ज्ञात की जाती है। इस प्रक्रिया में मूलतः चुंबकीय क्षेत्र, चालक तथा उनमें अपेक्षित गति की आवश्यकता होती है। विद्युत मशीनों में इस प्रकार की संक्रिया काम में ली जाती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर डैश में इस्तेमाल किए जाते हैं। सही उत्तर जनरेटर में प्रयोग करते हैं हम। जैसा कि वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसी प्रणाली है जो एक निरंतर वोल्टेज स्तर को स्वचालित रूप से बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेगुलेटर लगाया जाता है। शंट जनरेटर में शंट वाइंडिंग के सीरीज में रियोस्टेट लगाया जाता है, तथा सीरीज जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग के समांतर में रियोस्टेट लगाया जाता है, जो कि इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, एक कंडक्टर में अधिकतम EMF प्रेरित करने के लिए कंडक्टर की गति की दिशा क्या होनी चाहिए। सही उत्तर फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के लंबवत होनी चाहिए। एक कंडक्टर में अधिकतम EMF प्रेरित करने के कंडक्टर की गति की दिशा लंबवत होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर BLV साइन थीटा होता है, जहाँ की थीटा बराबर आपका अधिकतम यानी 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, DC सप्लाई क्या जनरेट करती है। सही उत्तर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। DC सप्लाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जो कि सिंगल फेज सप्लाई अल्टरनेटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। 3 फेज सप्लाई जो होती है आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अगला प्रश्न, 1D ग्राफ जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पर कार्य करता है। 1D ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, जो एक इंसुलेटेड कॉलम के शीर्ष पर एक खोखले धातु ग्लोब पर धातु आवेश को संचित करने के लिए एक चलती बेल्ट का उपयोग करता है, जिससे कि बहुत अधिक क्षमता पैदा होती है। चलिए, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी वीडियो पे आए हैं तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ताकि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है तो आपके यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। चलिए, अगर दोस्तों अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी मैं वीडियो के लास्ट में लिंक जोड़ रहा हूँ प्लेलिस्ट का, आप उस पर क्लिक करके आसानी से सारी वीडियो देख सकते हैं। जो कि यहाँ पर 4 खाने दिखाई देंगे इस प्रकार,
जो कि इस प्रकार दिखाई देंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर किसी जो पढ़ना आपको जो PDF मान लो जो प्लेलिस्ट उसको ओके कर लेना, वहाँ पर आपको आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग किया करना चाहिए। सही उत्तर जो कि दोहरा भू संपर्कन करना चाहिए, यानी दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए। 3 फेज सिस्टम में दोहरा अर्थिंग का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न अर्थिंग पिट में चारकोल और साल्ट का प्रयोग करने का प्रयोजन है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसा कि दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और जानकारी बनाए रखना, और यहाँ पर अर्थ प्रतिरोध कम करने के लिए दृष्टिकोण से अच्छे भू संपर्कन के साथ अर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करना, यानी ये दोनों सही हैं आपके, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए एक बार व्याख्या के माध्यम से एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। अर्थिंग पिट में चारकोल और साल्ट प्रयोग करने का प्रयोजन अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चालनकारी बनाए रखना एवं अर्थ प्रतिरोध कम करने के दृष्टिकोण से अच्छे भू संपर्कन के साथ अर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करना होता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ VIR यानी वल्कनाइज्ड इंडिया रबर में कॉपर चालक को सदैव टिंड अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है, जिसका प्रयोजन है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, यही इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं। VIR वायरों में कॉपर चालक सदैव टिंड किया जाता है, जिसका प्रयोजन कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना होता है। DC 4 यानी DC 4 पॉइंट स्टार्टर में प्राग्रह कुंडली के साथ संयोजित सीरीज प्रतिरोधक का क्या प्रयोजन है। सही उत्तर प्राग्रह कुंडली में धारा को सीमित करना, यही इसका कार्य है। DC 4 पॉइंट स्टार्टर में प्राग्रह कुंडली धारा को सीमित करने के लिए प्रयुक्त होती है। स्टार्टर वास्तव में धारा सीमित करने का माध्यम है, जो प्रतिरोध योजित संरचना और इसका प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर्स में किया जाता है। अगला प्रश्न DC शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है। सही उत्तर पॉइंट स्टार्टर द्वारा प्रदान की जाती है। 4 पॉइंट स्टार्टर यानी शंट मोटर की गति में उच्च गति प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तथा कंपाउंड मोटर में भी करते हैं। ये 9 वोल्ट कॉइल यानी NVC को ट्रिप नहीं होने देता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि 4 पॉइंट स्टार्टर यानी 4 पॉइंट स्टार्टर प्रवर्तक में यानी स्टार्टर में कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। सही उत्तर क्षेत्र यानी फील्ड नियामक द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग क्षेत्र यानी फील्ड नियामक द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन ज्ञात करना है। इसमें से कौन सा सत्य है या कथन असत्य है। 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर से बेहतर होता है, बिल्कुल सही है। 3 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल प्रायः एक छोटा विद्युत चुंबक होती है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। चलिए ये दोनों कथन सत्य हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर से बेहतर होता है क्योंकि ये नो वोल्ट कॉइल को ट्रिप नहीं होने देता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल प्रायः एक छोटा विद्युत चुंबक होता है, जो मोटर को ओवरलोड की स्थिति में बंद कर देता है। अगला प्रश्न मोटर के साथ एक DC चालक क्यों नियोजित किया जाता है। सही उत्तर जो कि वांछित गति पर संचालन हेतु चर DC वोल्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। मोटर के साथ एक DC चालक को वांछित गति पर संचालन हेतु चर DC वोल्टता प्रदान करने के लिए नियोजित किया जाता है। अगला दिया गया जो कि क्लास ए एम्पलीफायर की कुशलता डैश है, जिससे सर्वश्रेष्ठ फिडिलिटी और न्यूनतम विकृति लेकिन कम उत्पादन होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 20 से 35% इसकी दक्षता होती है। ऑपरेशन मोड के आधार पर प्रवर्धन निम्न प्रकार के होते हैं जो कि
ए एम्पलीफायर बी और ए बी और सी, ये आप जरूर याद रखें। जैसे कि पूरी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। श्रेणी ए के प्रवर्धक को प्रचालन बिंदु यानी क्यू पॉइंट एवं इनपुट सिग्नल के आयाम का चयन इस प्रकार करते हैं कि इनपुट सिग्नल के संपूर्ण चक्र के लिए विरूपण रहित आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो सके। ट्रांसफार्मर कपल्ड ए वर्ग एक पावर प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता 50% होती है, परंतु ट्रांसफार्मर के स्थान पर प्रतिरोधक प्रयुक्त वर्ग ए की अधिकतम दक्षता 35% तक होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक सामग्री है। सही उत्तर कार्बन जो है प्रतिरोधक बनाने की एक सामग्री होती है। जैसे कि कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री कार्बन है। वह प्रतिरोधक जिसमें धारा का विरोध के लिए मुख्य रूप से कार्बन उत्तरदायी होता है कार्बन प्रतिरोधक कहलाता है। कार्बन प्रतिरोधक निम्न प्रकार के होते हैं जो कि मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक, दूसरा है कार्बन फिल्म प्रतिरोधक होते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया 3 पॉइंट हैंड स्टार्टर में प्रयुक्त कॉइल कुंडली का प्रकार जिनमें एक विद्युत चुंबकीय लाइन और हैंडल को जुड़ा होता है, जिनमें कॉइल कुंडली के तांबे की मोटी तार के कुछ मोड़ होते हैं, उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ओवरलोड कॉइल कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर पूरी व्याख्या सहित। जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, विद्युत लाइन और हैंडल से सीरीज में जुड़ा होता है, जिसे कॉपर के मोटे तार के कम टर्न होते हैं। यदि मोटर ओवरलोड हो जाए तो ओएलसी कॉइल में कंटेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, वह वहां से एनवीसी के संपर्क में रहते हैं, जिससे कि एनवीसी अनुचुंबकीय हो जाती है और हैंडल ऑफ हो जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शाफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल वाइंडिंग कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। सही उत्तर सेलियन पोल टाइप रोटर एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि एक थ्री स्टार संयोजित 1 किलोवोल्ट प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर एक 500 किलोवाट की डेल्टा संयोजित प्रेरण मोटर को पावर सप्लाई है। यदि मोटर का शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर 0.8 है तो और इसकी दक्षता 0.9 है तो प्रत्येक प्रत्यावर्तक और मोटर के लगभग धारा क्रमशः होंगी। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दक्षता आपकी दी गई है जो कि 0.9 और पावर फैक्टर आपका दिए गए 0.8 लैगिंग। दक्षता आउटपुट बटे इनपुट होता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इनपुट बराबर आउटपुट बटे दक्षता इस प्रकार निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान रख के निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद फार्मूला होता है जो कि 3 फेज के लिए √3 VL/IL cos थीटा होता है। यहाँ पर पूरा मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 231.5 सही उत्तर होगा। यानी आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी 231 इसमें आ रहा है। फिर इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, फेज धारा बराबर फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि हमने निकाल लिया वही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। 2 प्रत्यावर्तक समांतर में चल रहे हैं यानी 2 अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हैं। यदि एक प्रत्यावर्तित के निवेश इनपुट को नियत रखा जाए लेकिन उत्तेजन परिवर्तित हो तो डेड डैश है। सही उत्तर निर्गम केवीए घटक परिवर्तित होगा ना कि केवीए घटक, यही इसका सही उत्तर है। जैसे कि यदि इनपुट को नियत रखने हेतु उसके उत्तेजन को परिभाषित किया जाए तो उसकी प्रतिघाती शक्ति में परिवर्तन के कारण घटक परिवर्तित होगा, लेकिन KW घटक नियत रहेगा। अगला प्रश्न। एक प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। सही उत्तर भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए करते हैं। एक प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर को भंवर धारा हानियों को कम करने में किया जाता है। अगला प्रश्न। यदि आउटपुट 25 किलोवाट है और हानि 2 किलोवाट है तो प्रत्यावर्तित की दक्षता क्या होगी। सही उत्तर दक्षता बराबर आउटपुट बटे इनपुट फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि आपका 92.6 इसका सही उत्तर होगा। चलिए मोसफेट क्या है, सही उत्तर आपको बताना। मोसफेट क्या है, सही उत्तर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, यही इसका पूरा नाम होता है।
चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या, जो कि मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है तथा इंसुलेट गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। इसका उपयोग शक्ति प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर के लिए इन्वर्टर आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर निम्नलिखित बनाए जाते हैं। सही उत्तर जो कि ट्रायक के बनाए जाते हैं। पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर ट्रायक के बनाए जा सकते हैं तथा डायोड डिस्टकारी की भांति कार्य करता है और ट्रांजिस्टर वाल्व की भांति प्रवर्धक मॉड्यूलेशन की प्रयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया है हमारा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि दिया गया है एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है। सही उत्तर जो कि 2 आधार और 1 गेट होता है। आप इसे जरूर याद रखें। चलिए, जैसे कि एकल संधि ट्रांजिस्टर में एनोड कैथोड गेट होता है। एकल संधि ट्रांजिस्टर में एन प्रारूपी सिलिकॉन अर्धचालक पर एक पीएन संधि में निर्मित इकाई है जिसमें 3 टर्मिनल की व्यवस्था होती है। इस प्रकार 3 टर्मिनल वाली यह युक्ति एक डायोड प्रतिरोध पर दोनों और जुड़े होते हैं। 2 प्रतिरोध में से एक स्थिर तथा एक परिवर्ती हो के समतुल्य होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि परिणामन अनुपात यानी ट्रांसफार्मर अनुपात 5 है तो 100 परिणामीन यानी ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 कुंडली ट्रांसफार्मर के ताम्र भारों का अनुपात ज्ञात करना है। फार्मूला आपका होता है जो कि 100 परिणामित्र भार बराबर 1-1/K, जो कि 2 कुंडलन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देख सकते हैं मान रखेंगे 4.4/5 इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शुरुआती धारा को एक ऑटो ट्रांसफार्मर उपयोग करके घटाया जाता है। सही उत्तर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर में शुरुआती धारा को एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घटाया जाता है। वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का कार्य करती है डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का कार्य करती है ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा ट्रांसफार्मर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि इसमें से प्राथमिक को लेड के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जो कि ये तो बिल्कुल असत्य है और असत्य नहीं है। जो कि यहाँ पर प्राथमिक विद्युत धारा द्वितीयक से प्राथमिक मतलब प्रभावित नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। और चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक विद्युत धारा के अनुसार परिवर्तित होती, ये भी सही है। और यहाँ पर प्राथमिक विद्युत धारा लोड से प्रभावित होती, ये भी आपका मान लो आपका सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ, जो कि इस प्रकार दिया गया है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा ट्रांसफार्मर सीटी को बड़ी धाराओं को हाई करंट मापने के लिए किया जाता है। इसमें प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है, जिससे प्राथमिक विद्युत धारा द्वितीयक से प्रभावित नहीं होती है। चुंबकीय फ्लक्स विद्युत धारा के अनुसार अपरिवर्तित होती है। प्राथमिक विद्युत धारा लोड से प्रभावित होती है। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न, धारा ट्रांसफार्मर में एमीटर निकालने से पहले उसका द्वितीयक को लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट करना जरूरी है, जिससे डैश टालता है। सही उत्तर जो कि कोर का अधिकतम तापन और उच्च द्वितीयक ईएमएफ लोड हानि के बढ़ाव, ये सभी इसके सही उत्तर हैं। धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर से एमीटर निकालने और उसका द्वितीयक लघुपतित करना जरूरी है। यदि टालते हैं तो निम्न संभव हो सकता है, जो कि कोर का अधिकतम तापन होगा, उच्च द्वितीयक ईएमएफ होगा, लोड हानि में बढ़ाव होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक डीसी मशीन में आर्मेचर डैश के अंदर घूर्णन करता है। सही उत्तर स्थिर स्टेटर के अंदर घूर्णन करता है, जो कि इस प्रकार दिया गया। एक डीसी मशीन में आर्मेचर स्थिर स्टेटर के अंदर घूर्णन करता है। मोटर के घूर्णन की दिशा उसकी आर्मेचर कुंडलन या क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा को बदली जा सकती है, लेकिन दोनों आर्मेचर वाइंडिंग क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग की दिशा एक साथ बदलने पर मोटर
पहले वाली ही दिशा में घूमेगी, अर्थात नहीं बदलेगी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर एक सामान्य डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं? सही उत्तर 4। एक सामान्य डीसी मशीन में 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं। उच्च गति में पोलों की संख्या कम ही रखते हैं। 2 पोल होंगे तो यहाँ पर आपकी 2 पोल होते हैं तो उसमें 3000 की आरपीएम की स्पीड होती है। अगला प्रश्न, यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम है और उससे गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पीयर है तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ताम्र हानि क्या होगी? सही उत्तर जो कि यहाँ पर 1600 वाट होगी, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। आर्मेचर ताम्र हानि बराबर I²R होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी डीसी जनरेटर के रोटर का भाग नहीं है? सही उत्तर जो कि बेस प्लेट नहीं, जबकि फैन ब्लेड होती है, ब्रश होल्डर होता है, बेयरिंग प्लेट होती है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, निम्न में से किस 3 फेज प्रेरण यानी इंडक्शन में वास्तविक गति कहा जाता है? सही उत्तर घूर्णक यानी रोटर की गति को कहा जाता है। घूर्णक की गति 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को कहा जाता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। फार्मूला पर आप समझ सकते हैं, जो कि एनआर बराबर यानी रोटर गति बराबर 1 माइनस स्लिप 120 F/P फार्मूला होता है। किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में के लिए यदि सर्पण यानी स्लिप और एनएस यानी तुल्यकालिक गति और N3 रोटर प्रेरण मोटर की वास्तविक गति, तो उसके लिए सही संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? सही उत्तर जो कि मैंने अभी आपको यही बताया, जो कि N बराबर NS यानी सिंक्रोनस स्पीड और कोष्टक में 1 माइनस स्लिप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया, जो कि मैंने अभी बताया वही है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करना, जो कि मैं अभी इसी वक्त वीडियो के अंत में मैं लगाने वाला हूं आपको लिंक प्लेलिस्ट का। आप 4 प्लेलिस्ट लगाऊंगा, आपको उसमें से जो अच्छी लगे उसको देख लेना, जो कि इसी तरह के हमने प्रश्न उसमें रखे हैं और यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो जरूर देख लेना। जब एक मोटर रेटेड आर्मेचर विभव और आर्मेचर फील्ड धारा पर चलती है तो इसे निम्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर मोटर की आधार गति पर परिभाषित करते हैं। जब आर्मेचर रेटेड आर्मेचर तथा रेटेड फील्ड धारा पर चलता है तो यह मोटर की आधार गति कहलाती है। यह ज्ञात रहे, मोटर का प्रारंभिक कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। साथ ही डीसी मशीन के संदर्भ में आर्मेचर सदैव परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न, जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में इसके रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? सही उत्तर 0 होगा। जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में इसके रोटर में विद्युत वाहक बल 0 होता है। अगला प्रश्न, जब मोटर के स्टेटर वाइंडिंग पर पूरा वोल्टेज लगाया जाता है तो मोटर विकसित टार्क को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर स्टार्टिंग टार्क कहते हैं। जब मोटर की स्टेटर वाइंडिंग पर पूरा वोल्टेज लगाया जाता है तो मोटर द्वारा विकसित टार्क स्टार्टिंग टार्क कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर डेड डैश के लिए धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर डेड डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सभी को पता होना चाहिए कि उच्च प्रत्यावर्ती धारा यानी उच्च एसी मापन के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि करंट ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती धारा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तथा उच्च विभव को मापने के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न जो कि हमारा इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 0.5 ओम है और पूर्ण स्केल पैमाने पर विक्षेपण 10 मिली एम्पियर है, तो 1 एम्पियर के लिए शंट रजिस्टर उपकरण परास की सीमा क्या है? सही उत्तर जो कि सॉल्व करेंगे तो आपका 5/990 इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फार्मूला होता है रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस जो कि R/M-1। यहाँ पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रकार है, जैसे कि हाल प्रभाव
टोंक परीक्षण हिस्से मापने हेतु करते हैं। सही उत्तर एसी और डीसी धारा मापने के लिए करते हैं। टोंक टेस्टर का प्रयोग एसी एवं डीसी धारा मापने के लिए किया जाता है। टोंक टेस्टर क्लैंप मीटर के नाम से भी जाना जाता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, विभव के पतन में पद्धति किसे नापने हेतु प्रयुक्त होती है? सही उत्तर अर्थिंग प्रतिरोध। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी भी मशीन में कॉइल की साइज डैश पर निर्धारित की जाती है। सही उत्तर यील्ड पिच द्वारा निर्धारित करते हैं। किसी मशीन में कॉइल की साइज यील्ड साइज द्वारा निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है जो कि दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जनरेटर की वाइंडिंग के 2 छोर हैं। 3 फेज जनरेटर की वाइंडिंग में कुल 6 छोर हैं, तो इन सिरों को 2 में से किसी एक शैली में जोड़ा जा सकता है। सही उत्तर स्टार और डेल्टा में जोड़ा जा सकता है। जनरेटर की वाइंडिंग में 2 छोर, 3 फेज जनरेटर की वाइंडिंग में कुल 6 छोर हैं, तो इन सिरों में से किसी एक शैली स्टार और डेल्टा में जोड़ना होता है। अगला प्रश्न हमारा है जो कि ध्रुवों यानी पोल्स की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 तो ध्रुव यानी पोल पिच होंगे। सही उत्तर यहाँ पर पोल पिच बराबर, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्लॉट की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या यानी पोल्स की संख्या होती है, जो कि फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 छंग 24 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है 8 पोल 90 स्लॉट 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 कॉइल्स साइड और 270 कॉइल कम्यूटेटर सेगमेंट कम्यूटेटर पिच होगा। सही उत्तर जो कि यहाँ पर जैसे कि आपका 67 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है, चित्र में दी गई एकल वर्तन कुंडली की संख्या आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ए बी दी गया, ए बी कुंडली भुजा और चालक दोनों हैं, इसका सही उत्तर है, जो कि इस प्रकार आप जान सकते हैं। चित्र एकल टर्न यानी सिंगल टर्न में ए बी कुंडली भुजा और चालक दोनों हैं। ये थे आज के हमारे प्रश्न।